गुड मॉर्निंग। आज शुरू करेंगे भारत और उसके सभी के सभी 28 राज्य, सभी 8 केंद्र शासित प्रदेश और इन तीनों के बारे में, भारत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इन तीनों पॉइंट के ऊपर हम वो सारी महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जिनसे परीक्षाओं में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको इन वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अलग अलग भाग में बनाया जाएगा। पहले भाग में कुछ हिस्सा, दूसरे भाग में कुछ हिस्सा, तो ये अलग अलग भाग के वीडियो समय समय पे आपको मिलते रहेंगे। आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाइएगा। क्यों? ताकि आपको इन सारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पे मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं भारत से। और जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है, क्या? भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति के बारे में हम देखें, विस्तार के बारे में हम देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 कितना 263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा अच्छे से, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एग्ज़ाम में ये जो 263 है इसको छोड़ दिया जाता है। जब भी पूछा जाएगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32.87 यही ऑप्शन में रहता है। 31.43, 34.43, तो आप चुनिएगा 32.87। और कभी कभी राउंड फिगर में भी पूछ दिया जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना, 31 लाख, 32 लाख, 33 लाख, 34 लाख, कितना 33 लाख। राउंड फिगर में 32.87 मतलब लगभग 33 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल हम देखें, क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे विश्व का 2.4% हिस्सा, 2.4% हिस्सा भारत में है। विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर एरिया। तो उसमें 2.4% भारत का हिस्सा है। और हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत पूरे विश्व में 7वें नंबर पर स्थित है। पहले नंबर पे कौन है? रूस। और रूस के बाद सेकंड नंबर पे कौन है? तो याद रखिएगा कनाडा। थर्ड नंबर पे कौन है? तो याद रखिएगा रूस की यूएसए की चाइना, यूएसए। ठीक है, चौथे नंबर पे है चाइना। कुछ पुस्तकों में चीन तीसरे नंबर पे होता है, चौथे नंबर पे यूएसए। लेकिन अगर आप सर्च करें इनको कि दोनों का क्षेत्रफल कितना है तो लगभग समान है, कुछ ज़्यादा यूएसए का है। तो याद रखिएगा तीसरे नंबर पे यूएसए है और चौथे नंबर पे चीन स्थित है। पांचवें नंबर पे कौन है? तो याद रखिएगा ब्राज़ील। और छठवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे स्थित है भारत। तो हमारा भारत देश पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर है? तो याद रखिएगा 7वें नंबर पर है भारत। याद रखिएगा सभी को। और हम जनसंख्या की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 1 अरब 21 करोड़। और हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर वर्तमान में है। लेकिन भविष्य में अगर हम किसी भी मामले में पूरे विश्व में प्रथम आने वाले हैं तो वो कौन सा विषय होगा? जनसंख्या। निश्चित रूप से भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा आपको नज़र आएगी कुछ समय बाद। तो जो भी हो, भारत जनसंख्या की दृष्टि से अभी वर्तमान समय में दूसरे नंबर पर। भारत की स्थिति को हम देखें तो भारत पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, हम देखें अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड, और देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का विस्तार हम देखें
तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। इस तरह से लैटिट्यूड, और इस प्रकार से खड़ी खड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो भारत कितने अंश अक्षांश से लेकर कितने अंश अक्षांश तक है? भारत कितने अंश देशांतर से कितने अंश देशांतर तक है? तो याद रखिएगा, भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश में कहाँ से कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट, ये रेखा जो है बिल्कुल दक्षिण की, ठीक है, से लेकर कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। तो कहाँ से कहाँ तक? ये जो रेखा है ये कहाँ से है? 8-4, और ये जो रेखा है वो कौन सी है? 37-6 नॉर्थ के बीच भारत अक्षांश में स्थित है। इसी प्रकार हम देशांतर की बात करें तो भारत कितने अंश देशांतर से लेकर कितने अंश देशांतर के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा, भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये 68 की रेखा है और ये 97-25 की रेखा है। तो भारत का देशांतर का विस्तार, लॉन्गिट्यूड का जो विस्तार है वो 68-7 से लेकर 97-25 के बीच स्थित है। ठीक है, तो कभी कभी एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे पूछता है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति बताइए, भारत की देशांतर की स्थिति बताइए, तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कभी कभी इसको डाइवर्ट करके पूछता है, क्या कि भारत का विस्तार उत्तर में कहाँ तक, भारत का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक, भारत का विस्तार पूर्व में कहाँ तक, पश्चिम में कहाँ तक। तो याद रखिएगा, इसको कैसे याद करें? तो आप या तो मैप बना सकते हैं तो मैप बना लीजिए, और अगर नहीं बना सकते हैं तो आप इस तरह से, ठीक है, कर लीजिए। ये भारत का विस्तार यहाँ तक है, उत्तर में कितने अंश अक्षांश की रेखा, भारत का विस्तार दक्षिण में यहाँ तक है, ये कितने अंश की रेखा, भारत का विस्तार यहाँ तक है, ये कितने देशांतर की रेखा, भारत का विस्तार यहाँ तक है, ये कितने देशांतर की रेखा। ये भारत की सीमाएं हो जाएंगी। तो भारत का विस्तार हम देखें अक्षांश में, लैटिट्यूड में, ये जो रेखा है ये भारत की दक्षिणी सीमा तय करती है। कौन सी रेखा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा भारत की दक्षिणी सीमा को तय करती है। भारत की उत्तरी सीमा को कौन सी अक्षांश रेखा? (37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की अक्षांश रेखा जो है भारत की उत्तरी सीमा को तय करती है। हम देखें भारत की देशांतर की स्थिति क्या है, लैटिट्यूड की स्थिति क्या है, लॉन्गिट्यूड की स्थिति क्या है। तो याद रखिएगा, भारत का विस्तार यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की रेखा, ये भारत की पूर्वी सीमा, ये भारत की पश्चिमी सीमा, ये भारत की उत्तरी सीमा, ये भारत की दक्षिणी सीमा। याद रहेगा सभी को। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा भी पूछता है, आप इनको भी ज़रूर याद करिएगा। इसके बाद हम देखें भारत की लंबाई और भारत की चौड़ाई। आप मैप से दिखाई दे रहा है कि भारत जो है लंबा ज़्यादा है और चौड़ा उसकी तुलना में कम है। आखिर कितने किलोमीटर ऐसे और 3214 किलोमीटर ऐसे भारत की लंबाई और चौड़ाई। याद रहेगा सभी को। इसी प्रकार एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट क्या है, साउथ ईस्ट पॉइंट क्या है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो हम देखें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये कहाँ पर, लद्दाख में। क्या नाम है इसका? इंदिरा कॉल। अगर हम उसको ये माने तो ये है इंदिरा कॉल। कहाँ पर है? लद्दाख। ये पॉइंट इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये क्या है?
कन्याकुमारी। लेकिन दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है क्या? जी नहीं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ये, कहाँ पर? अंडमान निकोबार में एक द्वीप है, बड़ा निकोबार। वैसे तो छोटा द्वीप है, लेकिन उसका नाम है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, जिसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। याद रहेगा सभी को। कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में ऐसा साफ करके पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? साउथ ईस्ट पॉइंट कहाँ का? भारत की मुख्य भूमि का। तो ऐसी दशा में आपको क्या चुनना होगा? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी को कहीं कहीं केप केमोरिन भी कहा जाता है। तो कभी केप केमोरिन दे देगा, कभी कन्याकुमारी दे देगा। कहाँ का? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। इसी प्रकार से भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं एकदम बिल्कुल लास्ट में एक छोटा सा गांव है, और उस गांव का नाम है कीबीथू। ठीक है, अगर हम उस पॉइंट को ये माने, ठीक है, तो इसका नाम है कीबीथू। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा? ये दिखाई दे रहा है आपको, गुजरात। और गुजरात में ये एरिया क्या है? कच्छ का रण। ठीक है, और कच्छ का रण यहीं पर एक, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे है, तो यहीं पर एक गांव है इस पॉइंट पर। उस गांव का नाम है गोहार मोती। क्या नाम है? गोहार मोती। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कहाँ पर है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण की जब बात होती है तो कच्छ का रण दो कारणों से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला कारण है यहाँ नमक के खेत हैं। समुद्र के पानी के ऊपर रोक रोक कर, मतलब पानी को रोक रोक कर बना कर उसमें नमक तैयार किया जाता है। तो नमक के लिए बहुत फेमस है कच्छ का रण। और दूसरा कारण उससे भी ज़्यादा फेमस है, क्या? कि यहाँ पर भारत का एकमात्र जंगली गधों का अभयारण्य सेंचुरी स्थित है। कहाँ पर? कच्छ के रण में। तो कच्छ के रण को दो कारणों से याद रखेगा, नमक उत्पादन के लिए, और दूसरा जंगली गधे के अभयारण्य, जिसको अंग्रेजी में सेंचुरी भी कहते हैं, के लिए बड़ा फेमस है। बहरहाल गुहार मोती ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। ये पूर्वी बिंदु कौन सा? कीबीथू। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। याद रहेगा सभी को। इसी प्रकार हम देखें, भारत में बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा गुजरी हुई है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा का मतलब कितने अंश की रेखा? कितने अंश? अक्षांश की रेखा। तो हम देखें, कर्क रेखा जो है वो है 23.5 नॉर्थ, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश की रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और आपको मालूम होगा कि 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश की रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। और कर्क और मकर रेखा के बीच पृथ्वी में जो भी क्षेत्र, जो भी देश स्थित है, वहाँ कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधी। बहरहाल मकर रेखा तो भारत में है नहीं, कर्क रेखा है, और भारत के 8 राज्यों से गुजरी है। ठीक है, पहला राज्य आप देख रहे हैं गुजरात। गुजरात के बाद छोटा सा एरिया राजस्थान का, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, जिसको हम बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, और बंगाल के बाद हम देखें बांग्लादेश को पार करके त्रिपुरा और मिजोरम। कुल कितने राज्य? 8 राज्यों से होकर गुजरी है कर्क रेखा। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें कि बिल्कुल बीचों बीच एक और रेखा है। कौन सी? ऐसी खड़ी खड़ी रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। ये बीचों बीच कौन सी रेखा है? 82.5 ईस्ट, मतलब 82.5 अंश पूर्वी देशांतर की रेखा। ये बिल्कुल बीचों बीच की रेखा है। ठीक है, क्यों इसका जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि यहीं से भारत का मानक समय रेखा मान लिया गया है। ये भारत की मानक समय रेखा क्या का मतलब ये है कि ये वो समय रेखा है, ये वो देशांतर रेखा है जहाँ से भारत की सारी घड़ियों का टाइम सेट किया जाता है। चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो,
की बीथू हो, चाहे वो कच्छ हो, पूरे भारत का टाइम कहाँ से सेट होता है, कहाँ से तय किया जाता है? 82.5 82.5 पूर्वी देशांतर की रेखा से। क्यों? क्योंकि इसी रेखा को भारत की मानक समय रेखा मान लिया गया है। देशांतर रेखा जितनी भी होती हैं, हम देखें पूरी पृथ्वी पर कितनी है? 360। क्या ये सचमुच में है क्या? जी नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये 360 देशांतर रेखाओं की कल्पना क्यों की गई है, कभी सोचा है आपने? इनकी कल्पना करने का एक ही उद्देश्य है कि पूरी पृथ्वी पे टाइम को सेट कर सके। अगर अमेरिका में इतना बजा है तो भारत में कितना बजता होगा, भारत में इतना बजा है तो जापान में कितना बजता होगा। ये सब कुछ तय किया जाता है किनके आधार पे? देशांतर रेखाओं के आधार पे। ये टाइम कैसे निकाला जाता है? देशांतर रेखाओं के आधार पे। इसको आगे चलकर हम जब अक्षांश और देशांतर की क्लास लेंगे, वीडियो बनाएंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो उसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करके रखें, ताकि सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो बात हो रही थी, ये 82.5 पूर्वी देशांतर की रेखा है और ये भारत की मानक समय रेखा है। यहीं से भारत का समय तय किया जाता है। जैसे कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरी है, वैसे मानक समय रेखा कितने राज्यों से? तो हम देख रहे हैं 5 राज्यों से। सबसे पहले तो यूपी। कहाँ से? यूपी में कहाँ से कल्पना की गई है? प्रयागराज, इलाहाबाद, पुराना नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज, यहीं से कल्पना की गई है। उसके नीचे हम देखें थोड़ा सा एमपी भी पड़ जा रहा है। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ भी, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा भी, और उड़ीसा के बाद सबसे लास्ट में कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर गुजरी है हमारी मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर की रेखा। याद रहेगा सभी को। इसके बाद हम देखें भारत की स्थिति को, तो भारत एक ओर से तो पर्वत से घिरा हुआ है, हिमालय पर्वत से, और बाकी 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। एक ओर हिमालय पर्वत है तो 3 ओर हम देखें, एक ओर अरब सागर है, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हम क्या देख रहे हैं? हिंद महासागर है। तो 3 ओर से समुद्र से और एक ओर से हिमालय से घिरा हुआ है। अगर हिमालय नहीं होता, मान लीजिए भारत के उत्तर में हिमालय नहीं होता, तो फिर क्या होता? तो ये होता कि भारत में ये गोरा बनाने वाली क्रीमें जो होती हैं, फेयर एंड लवली वगैरह वगैरह जो भी है, ये सारी क्रीमें बिकनी बंद हो जाती हैं। क्यों भाई? इनका हिमालय से क्या संबंध है? क्योंकि हिमालय जहाँ पर है, इसके इधर क्या है? नॉर्थ में क्या है? साइबेरिया। रूस का जो साइबेरिया वाला एरिया है वो बहुत ठंडा, साल भर टेम्परेचर माइनस में है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया का विस्तार भारत तक हो चुका होता, और नहीं तो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं होती, अगर हिमालय नहीं होता तो भारत तक पहुंचती। तो कुल मिला के भारत ठंडा देश होता, और जब ठंडा देश होता तो निश्चित है कि यहाँ पर ये फेयर एंड लवली वगैरह बिकनी खैर। तो हम बात करें, भारत के उत्तर में हिमालय है और 3 ओर से समुद्र है। 3 ओर से समुद्र देख रहे हैं आप, ठीक है। जब भी ऐसी भौगोलिक दशा कहीं पर होती है, किसी जगह की होती है, तो उस जगह को कहा जाता है प्रायद्वीप। भारत कैसा देश है? प्रायद्वीपी देश है, ठीक है। प्रायद्वीप का मतलब है कि 3 ओर से, इस तरह से 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ प्रायद्वीपी देश है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अरब सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यूरोप नाम का जो महाद्वीप है उसमें इस प्रकार की बहुत सारी आकृति होती है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ बहुत सारी आकृतियाँ, बहुत सारे जगह हैं। इसी कारण यूरोप को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा, यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा गया है। किसे कहा गया है? यूरोप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप, ठीक है। और यूरोप की बात हो रही है तो यूरोप में एक ऐसा देश है जो बिल्कुल भारत की तरह है, मतलब एक ओर से हिमालय पर्वत, एक ओर से पर्वत से घिरा हुआ है और 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। इसी कारण उस यूरोपीय देश को यूरोप का इंडिया कहा गया है। कौन सा देश है वो? इसका आंसर आपको देना होगा।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइए कि यूरोप का इंडिया किसे कहा गया है, ज़रूर बताइएगा। तो हम देख रहे हैं भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, तो भारत तीनों से समुद्र से घिरा हुआ है। आखिर भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो याद रखिएगा, समुद्री सीमा की लंबाई, एक तो ये भारत की मुख्य भूमि और दूसरा द्वीप, इधर अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप। अगर हम भारत और इन द्वीपों की सबकी समुद्री सीमा की बात करें तो भारत के पास कुल समुद्री सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर। 16 को हटा दीजिएगा, राउंड फिगर में जब भी एग्ज़ाम में पूछा है तो 7,500 ही पूछा है, 16 को हटा दीजिएगा। तो भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7,500 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इन द्वीपों को छोड़ दें तो भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो इस समुद्री सीमा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। एग्ज़ाम में दोनों पूछा जाता है, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा या फिर भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत की 6,100 और अगर हम द्वीपों को मिला लें तो 7,500 किलोमीटर। हम इसकी बात करें कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, समुद्र को टच करते हैं, तो कुल मिलाकर कितने राज्य हैं? 9 राज्य। हम इधर चालू करें, ठीक है। सबसे पहले गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे देख रहे हैं छोटा सा गोवा, गोवा के बाद नीले रंग का देख रहे हैं कर्नाटक, उसके नीचे देखेंगे केरल। ये तो हो गए पश्चिम में। और पूर्व में देखें तमिलनाडु, तमिलनाडु के और आगे जाएं आंध्र प्रदेश, और ऊपर जाएं उड़ीसा, और ऊपर जाएं तो बंगाल। कुल मिला के कितने राज्य हो गए? 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, समुद्र को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। इन 9 राज्यों में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के पास है? क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये, तो याद रखिएगा, सबसे लंबा तट किस राज्य का दिखाई दे रहा है? गुजरात। आप देख रहे हैं कटाफटा, बहुत लंबा सा, बहुत कटाफटा। इसलिए सबसे किलोमीटर में हम देखें तो सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात के पास है, ठीक है। और हम देखें समुद्र तटों की बात कर रहे हैं तो इस समुद्री तट को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया गया है। हम देखें ये हिस्सा पूर्वी तट कहलाता है और ये हिस्सा ये हिस्सा पश्चिमी तट पूर्वी तट कहलाता है, ये हिस्सा पूर्वी तट कहलाता है। और ये पूर्वी और समुद्री पश्चिमी पूर्वी तट हैं जो, इनको अलग अलग स्थान पे कुछ अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे हम देखें ये गुजरात, तो गुजरात का पूरा एरिया खंबात की खाड़ी कहलाता है और ये 2 हिस्सों में बटा है यहाँ का तट। एक हिस्सा ऊपर का कच्छ का तट कहलाता है, तो नीचे वाला हिस्सा काठियावाड़ तट कहलाता है, ठीक है। कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट, ये कुल मिला के कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में, ठीक है। यहाँ पर एक सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है, कौन सा? याद करिए आप, कौन सा बंदरगाह है? कांडला। कहाँ पर है? कच्छ। और कांडला बंदरगाह की खासियत क्या है? पहली खास बात यह है कि ये ज्वारीय बंदरगाह है, प्राकृतिक तो है ही, साथ में कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय, पूछा जाता है क्वेश्चन में। और उससे भी बड़ी खास बात यह है कि ये कौन सी रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर। भारत का कौन सा बंदरगाह कर्क रेखा पर स्थित है? कांडला। याद रहेगा सभी को। इसके बाद हम देखें, ये भारत की मुख्य भूमि की समुद्री तट चालू होती है, तो ये शुरू होता है कहाँ से? दमन। दमन से लेकर पूरा गोवा तक, ये गोवा है, ये दमन है, इसके बीच महाराष्ट्र भी है। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? कोंकण तट, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो ये हिस्सा पूरा का पूरा कहलाता है कोंकण तट। और कोंकण तट के प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? यहाँ पर हम देखें प्रमुख बंदरगाह में मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। कोंकण तट पे दूसरा बंदरगाह है नाहवा साहवा बंदरगाह, और ये नाहवा साहवा भारत का सबसे अत्याधुनिक बंदरगाह है, ठीक है। और इसी कोंकण तट पे तीसरा एक और बंदरगाह होगा फेमस, मार्मा गोवा, जो कि गोवा में स्थित है कोंकण तट पर। इसके बाद जो इसके नीचे कर्नाटक वाला एरिया है, ये हिस्सा, ये कहलाता है कनारा तट। केनरा भी लिखा मिलता है, कनारा भी, केनरा बैंक का नाम सुना होगा आपने, कनारा बैंक, केनरा बैंक। तो कर्नाटक के आसपास में जो तट है वो कहलाता है कनारा तट। और इस कनारा तट पर सबसे प्रमुख बंदरगाह है कौन सा? न्यू मैंगलोर। देख रहे हैं आप,
ये यहाँ पर है न्यू मैंगलोर। आप मैप में अच्छे से देख लीजिएगा। आपको मैं मैप भेजूँगा, उस मैप को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट देखकर इन तटों को बहुत अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल यही समुद्री तट उस नक्शे में है, मैप में, ठीक है। और कनारा तट के बाद हम देखें तीसरा तट कौन सा, मालाबार तट। बिल्कुल केरल के पैरेलल है मालाबार तट। और मालाबार तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह है कोचीन। कोचीन जिसको अरब सागर की रानी भी कहा गया है। एक नाम और दिया जाता है पूर्व का वेनिस। ये वेनिस क्या होता है, तो वेनिस इटली में है और इटली में जो वेनिस है इसको एड्रियाटिक की रानी कहा गया है। क्यों, क्योंकि ये एड्रियाटिक सागर के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है। और इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन अधिकांशतः इन्हीं नहरों मतलब समुद्र में जो कैनाल नहर बना दी गई है उन्हीं के माध्यम से होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम देखें भारत का कोचीन है, पूर्व का वेनिस। और कोचीन में भी 25% ट्रांसपोर्टेशन परिवहन जो है वो पानी के माध्यम से होता है, इसलिए पूर्व का वेनिस कहा गया है। और इसी प्रकार से अरब सागर की रानी भी कहा गया है कोचीन को। कौन से तट पे है, मालाबार। तो हम देखें पश्चिमी तट पे तीन तट कौन से, ये है कोंकण तट, ये है कनारा तट और ये है मालाबार तट। पूर्वी तट में हम देखें तो ये पूरा का पूरा तमिलनाडु और आधा आंध्र प्रदेश, ये हिस्सा देख रहे हैं आप, ये तट कहलाता है कोरोमंडल तट। इसमें देखें मैप में तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा कोरोमंडल तट कहलाता है। और कोरोमंडल तट की खास बात क्या है, खास बात यह है कि यहाँ पर 3 प्रमुख तट कौन कौन से, एक है एन्नोर, दूसरा है तूतीकोरन, तूतीकोरन बहुत फेमस है। तूतीकोरन बहुत फेमस इसलिए है कि यहाँ पर मोती का व्यवसाय किया जाता है। यहाँ पे मोती निर्माण, सीप उद्योग भी कहते हैं, मोती भी कहते हैं, तो ये मोती निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध है तूतीकोरन। कौन से तट पे है, कोरोमंडल। और एक और फेमस है यहाँ पे चेन्नई, ठीक है। इसके बाद हम देखें इसके ऊपर दूसरा तट कौन सा, उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट ये देख रहे हैं आंध्र प्रदेश का आधा हिस्सा और अधिकांशतः उड़ीसा का हिस्सा, ठीक है। अधिकांशतः मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा ये हिस्सा देख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है, यहाँ पर हम इसको देखें ऐसे, तो ये हिस्सा कहलाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। और इसकी खास बात यह है, यहाँ का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। वाइजैक का नाम सुना होगा आपने, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम बंदरगाह की खास बात यह है कि भारत के सारे प्राकृतिक बंदरगाहों में ये सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम, इसके बाद हम देखें ये जो बाकी उड़ीसा है प्लस जो बंगाल वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा एरिया कहलाता है बंगाल तट। और बंगाल तट पे 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, एक है हल्दिया और दूसरा उड़ीसा में है पारादीप। तो कुल मिला के हम देखें भारत के 3 समुद्री तट कहाँ पर हैं, पूर्व में है और 3 पश्चिम में है। हम देखें भारत का ये जो पश्चिमी तटीय इलाका है और ये भारत का पूर्वी तट वाला इलाका है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं क्या कि ये जो पश्चिमी तट है ये बहुत सकरा सा है। पश्चिमी समुद्री तट बहुत सकरा सा है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 50 से 100 किलोमीटर, जबकि पूर्वी तट आप देख रहे हैं पश्चिम की तुलना में काफ़ी चौड़ा है। इसकी चौड़ाई हम देखें 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, ठीक है, इतना। इसके बाद हम देखेंगे भारत की स्थल सीमा। स्थल सीमा को हम देखेंगे और स्थल सीमा की बात है तो स्थल सीमा भारत की 15,106 किलोमीटर है, ठीक है। कितने देशों के साथ सीमा मिलती है, किस देश के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। भारत और उस देश की सीमा कुल कितने किलोमीटर लंबी है, सबसे छोटी किसके साथ, सबसे बड़ी, ये सारी बातें आपको अगले वीडियो में बताई जाएंगी, ठीक है। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसलिए बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करके रखिएगा।